वो तो इंडियन होना वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल माना गया। इस वजह से हम लोग इवैक्यूएट होके इतनी जल्दी आ गए। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और नेशनैलिटी के, बांग्लादेश, पाकिस्तानी, नाइजीरियन, वो लोग इवैक्यूएट ही नहीं हो पा रहे, बट उनकी एम्बेसी ना कॉल उठा रही है ना बात कर रही है। तो कि हम इंडियन नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम इवैक्यूएट नहीं होंगे, हम मर जाए, हम क्या करें। कुछ तो पाकिस्तानी इंडियन बन के इंडियन फ्लैग लेके आ गए हंगरी तक। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम इंडियन नहीं है, काश हम इंडिया में पैदा होते, काश हम इंडियन होते। उन्हें ये हो रहा है कि काश हम इंडियन होते। बस इंडियन फ्लैग लेके आ रहे हैं लोग पाकिस्तानी एंड दूसरी नेशनैलिटी के लिए। इवन ये मैं सीरियसली थैंक बोलना चाहूंगी नरेंद्र मोदी जी को कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय। अगर वो नहीं होते तो आई डोंट थिंक सो हमें से कोई इवैक्यूएट भी हो पाता। 24 आवर्स के अंदर मैं घर पर आ गई थी अपने। ये सब मोदी जी थे इसलिए था, अदरवाइज और भी गवर्नमेंट होती आई डोंट थिंक सो हम लोग आ भी पाते। हम भी वैसे ही पढ़े थे जैसे दूसरी नेशनैलिटी के लोग पढ़े हैं। जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर के रूप में निकल के आ रहे हैं और वो हैं भी वर्ल्ड लीडर, हैं भी रशिया से इकलौते वही हैं जो बात कर सकते हैं। और मेरी यूनिवर्सिटी के तो सारे बच्चे आ गए हैं। नमस्कार आप सभी को। और आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं साक्षी जी, जो कि यूक्रेन में पढ़ाई करती थी और फिलहाल जो रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, तो वहाँ से इनको इवैक्यूएट करके इंडिया लाया गया। तो आज हमारे साथ साक्षी जी जुड़ चुकी हैं। इनसे हम लोग आज वार्तालाप करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन में फिलहाल क्या हालात है और वहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इंडिया के, उनके क्या हालात हैं। तो साक्षी जी, सबसे पहले आपको मैं नमस्कार करना चाहता हूँ और धन्यवाद कि आप हमारे शो के ऊपर आई। तो साक्षी जी, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मतलब आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कैसे वहाँ पे गई, कहाँ की रहने वाली हो। ओके, सो मेरा नाम साक्षी सिकरवार है। मैं उत्तर प्रदेश आगरा की रहने वाली हूँ। मैं वहाँ यूक्रेन में उज़्रोद सिटी में उज़्रोद नेशनल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पढ़ती थी। मतलब आप वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी? जी जी, मैं वहाँ पे MBBS कर रही थी। मेरा फर्स्ट ईयर था अभी मैं कुछ 4 महीने पहले एंड ये सब हो गया। यूक्रेन मतलब आपने जो जगह बताया, आप यूक्रेन में वहां पे रहती थी, तो जो यूक्रेन में अभी वॉर स्टार्ट हुआ है रशिया और यूक्रेन के बीच में, इससे पहले आपका लाइफ कैसा था वहां पे यूक्रेन में? मतलब कितने दिनों तक आप वहां पे रही थी? मेरे को गए हुए करीब 3.5-4 महीने हो गए थे। उससे पहले तो सब ब्यूटीफुल था, न्यू कंट्री एक्सप्लोर कर रहे थे, मजे कर रहे थे, सुंदर भी बहुत है तो सब देख रहे थे। बट ऑल ऑफ अ सडन ये सब लड़ाई हो गई। 2 एडवाइजरी जारी करी गई थी इंडियन एम्बेसी ने कि यूक्रेन में लड़ाई हो सकती है, रशिया यूक्रेन में, बट हम लोग नहीं आ सके उस टाइम क्योंकि हमारी क्लासेस चल रही थी। क्या बता सकते हो कि ये जो एडवाइजरी आप लोगों को दिया गया था, तो ये कब जारी किया गया था? ये अराउंड 18 फरवरी के अराउंड जारी करी गई थी कि इंडियन स्टूडेंट जो भी हैं वो कोशिश करें इंडिया वापस आने की, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई हो सकती है, या जहाँ पर भी है सेफ रहें। ओके, मतलब पॉसिबिलिटी पहले बताई गई थी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सेफ रहे या तो आप इंडिया आ जाओ। तो आप अपने जर्नी के बारे में बता सकते हैं, मतलब कैसे आपको इवैक्यूएट किया गया या यूक्रेन से इंडिया लाया गया, या फिर आप अपने बदौलत इंडिया आई? नहीं, ये तो बिल्कुल क्रेडिट पूरा इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट एंड हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे कॉलेज, हमारे हॉस्टल स्टाफ को जाता है। ये सब उन्हीं ने किया, हम लोगों को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम सिर्फ अपनी इंडियन एम्बेसी में जितने भी फॉर्म्स वगैरह थे वो भरे, हमने अपनी डिटेल्स दी, बाकी सब हमारे कॉलेज ने और यूनिवर्सिटी ने कोऑर्डिनेट करके ही करा। हमें यूनिवर्सिटी ने हंगरी तक पहुंचाया। मैं हंगरी बॉर्डर से आई हूँ, हंगरी तक पहुंचाया। हंगरी से फिर हमें इंडियन एम्बेसी ने लिया। इंडियन एम्बेसी फिर हमको बुदापेस्ट लेके गई बाय बस, और वहाँ हमारा एयरपोर्ट, फिर हम वहाँ से फ्लाइट से, एयर इंडिया की फ्लाइट से इंडिया आए, दिल्ली। ओके, तो आप अपने यूक्रेनियन जो फ्रेंड्स हैं आपके, जैसे यूक्रेन के फ्रेंड्स होंगे या फिर आपके इंडिया के फ्रेंड्स जो अभी भी यूक्रेन के अंदर हैं, उनके बारे में आपके क्या विचार है? जो वहाँ पे रह रहे हैं उनके बारे में आप लोग मतलब कैसे हैं वो लोग, कुछ आप बता सकती है इसके बारे में? बिल्कुल वरीड तो बिल्कुल है, बट मोस्टली मेरे जितने फ्रेंड्स हैं उनमें से 90% दोस्त आ गए हैं इंडिया वापस। मेरे कॉलेज के सारे बच्चे इवैक्यूएट हो गए हैं और भी कॉलेजेस के बच्चे इवैक्यूएट हो रहे हैं। मेरे कुछ ही 2-4 फ्रेंड्स बचे हैं अभी वहां पे, बट वो भी इवैक्यूएट हो जाएंगे आज या कल में। ओके, तो लोग तो मतलब अगर प्रेडिक्ट किया जाए तो ऑलमोस्ट 80 to 90% जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट वो इवैक्यूएट हो चुके हैं। जी, मतलब मैं बताऊं, मेरे 90% फ्रेंड्स, 90 to 95% फ्रेंड्स आ गए हैं। बस 4-5 लोग हैं जो बचे हुए हैं, बाकी सब आ गए हैं। और मेरी यूनिवर्सिटी के तो सारे बच्चे आ गए हैं।
28 और फर्स्ट तक सब बच्चे आ गए थे मेरी यूनिवर्सिटी के। ओके, तो जैसे कि अभी आप फर्स्ट ईयर में थी, आपका पढ़ाई जो बीच में ही रुक गया, तो अभी आपने आगे क्या सोचा है? मतलब आप वापस यूक्रेन जाओगे अगर वॉर खत्म होता है तो, या फिर आप अपने स्टडीज को इंडिया में ही कंप्लीट करना चाहोगी? नहीं, ये सब जब नॉर्मलाइज हो जाएगा तब बिल्कुल यूक्रेन जाएंगे, यूक्रेन जाके पढ़ाई करेंगे, अपने कॉलेज जाएंगे, जाना तो है। तो फिलहाल अभी जैसे आपकी जो यूनिवर्सिटीज वगैरह, उन्होंने कोई नोटिस जारी किया है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, ऐसा कुछ भी? हाँ, ये अभी हमारे 13 तक क्लासेस जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। उसके बाद क्लासेस स्टार्ट होंगी 13 मार्च के बाद। बोला गया है ऑनलाइन क्लासेस होंगी। ये वाला जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड सेमेस्टर अभी ऑनलाइन होगा, टीचर्स ने बोला है। बाकी सेकेंड ईयर में अगर सब कुछ सही रहा तो यूक्रेन बुला लेंगे हमें। अच्छा, जैसे कि इंडिया से बहुत सारे लोग यूक्रेन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, बहुत लोग इंजीनियरिंग करने भी जाते हैं, ज्यादातर लोग जो होते हैं वो मेडिकल करने जाते हैं। तो क्या रीजन है इसके पीछे कि इतने सारे लोग जाते हैं? और इसके बारे में मतलब आप इंडियन गवर्नमेंट को कुछ बोलना चाहोगे कि हाँ, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन का वो इतना अच्छा क्यों नहीं है कि स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ता है? जी बिल्कुल। अब जैसे कि सबको पता है कि नीट के एग्जाम में 16 लाख प्लस स्टूडेंट्स बैठते हैं और सीट्स कितनी थाउजेंड्स में होती हैं। कोई कैसे ही डॉक्टर बने और वहाँ यहाँ पे सीट्स नहीं है, तो इसलिए बच्चों को जाना पड़ता है अपना ड्रीम फुलफिल करने के लिए। तो यही है, वहाँ पे सीट्स मिलती हैं, वहाँ हमें मिलता है सब कुछ पढ़ने के लिए, तो सब बच्चे जाते हैं वहाँ पे बाहर पढ़ने। और फिर अभी ये भी तो देख लीजिए, जैसे राजस्थान वगैरह के अंदर जो रीट वगैरह के पेपर्स थे वो कैंसिल हो गए, कहीं पे पेपर्स आउट हो जा रहे हैं। तो ये भी चीजें हैं, इनके कारण भी बहुत सारे इंडियंस जो है वो यूक्रेन को प्रिफर करते हैं। तो मतलब जो एक आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं, जैसे यूक्रेन के अंदर जो मेडिकल की पढ़ाई होती है और इंडिया के अंदर जो मेडिकल की पढ़ाई होती है, उसमें मतलब क्या डिफरेंस दिखता है आपको? जैसे मेरे को यूक्रेन में जो इक्विपमेंट्स हैं सब कुछ बहुत एडवांस्ड है। दो वो कंट्री ज्यादा बड़ी नहीं है, बट वहाँ पे सब कुछ एडवांस है। यहाँ इंडियन जो कॉलेजेस है वहाँ पे इतना कुछ एडवांस नहीं है। वहाँ पे हमें सब चीजों के मॉडल मिलते हैं, हमें ह्यूमन मॉडल मिलते हैं कि अगर हमें बोला गया उसमें फीड कर देंगे कि इसको ये दिक्कत है, तो वो उस तरह रिस्पॉन्ड करेगा वो मॉडल। तो वहाँ पे इंसानों की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ सब कुछ मशीन्स एंड बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स है यूक्रेन में। मतलब जैसे जो भी पढ़ाई कर लिए, जो भी चीजें हैं, जैसे हमारे जैसे मैं बीटेक से आता हूँ, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, जो टेक्नोलॉजीज होते हैं, तो वो अपडेटेड होते हैं। तो उसी तरीके से जो मेडिकल साइंस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो ज्यादा अपडेटेड है यूक्रेन के अंदर, बहुत ज्यादा और इंडिया के अपडेटेड अंदर। है। हाँ, इंडिया में एक क्लास में 150 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, बट हमारे यहाँ पे यूक्रेन में हम लोग एक क्लास में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स होते हैं, और कुछ सब 20 ग्रुप में होते हैं और कुछ सब ग्रुप में 12 या 13। तो टीचर हर एक बच्चे पे अटेंशन दे पाता है। तो दूसरा लास्ट मतलब सेकंड लास्ट सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे इंडियन स्टूडेंट्स भी है वहाँ पे यूक्रेन के अंदर, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं, यूएसए के स्टूडेंट्स भी हैं, और आप बाकी की जो कंट्रीज है उनके स्टूडेंट्स भी हैं। तो आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ कि आप इंडिया से यूक्रेन के अंदर हो और जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं या जो यूएसए के हैं, जब वॉर शुरू हुआ था उस टाइम पे? जी, वो तो इंडियन होना वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल माना गया कि हम इंडियन थे। मे बी इस वजह से हम लोग इवैक्यूएट होके इतनी जल्दी आ गए। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और नेशनैलिटी के, बांग्लादेश, पाकिस्तानी, नाइजीरियन और भी बहुत जगह के दोस्त हैं, वो लोग इवैक्यूएट ही नहीं हो पा रहे। उनको हमारी यूनिवर्सिटी ने हंगरी तक पहुंचा दिया, इतना हमारी यूनिवर्सिटी ने करा है। वो किसी और यूनिवर्सिटी ने करा भी नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी ने हंगरी तक पहुंचा दिया। उसके आगे सबकी रिस्पेक्टिव एम्बेसी लेके जाने वाली थी, बट उनकी एम्बेसी ना कॉल उठा रही है, ना बात कर रही है। उन लोगों को कोई रिसीव ही नहीं कर रहा। उन लोगों को अपने आप ही बाय ओन जाना होगा। हमारी एम्बेसी ने बहुत हेल्प करी है, और अभी तक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वहाँ पे फंसे हुए हैं दूसरी नेशनैलिटी के, लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। मेरे बांग्लादेश के कुछ फ्रेंड्स हैं जो हंगरी पहुंच गए, यूनिवर्सिटी ने पहुंचा दिया है, बट अब उनको कोई वही नहीं मिल रहा कि फ्लाइट कैसे आए। वो उन लोग को फ्लाइट करेंगे तब जाके आ पाएंगे, अभी तक हंगरी में वो लोग। मतलब कि अगर कंपेयर करके देखा जाए तो जो इंडियन एम्बेसी है, हमारे जो यहाँ के ऑफिसर्स वगैरह है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे इवैक्यूएट करने में बाकी सारे कंट्रीज के कंपैरिजन में। बाकी सारी कंट्रीज के भी नहीं उठाए हैं, कॉल्स भी नहीं उठा रहे वो लोग। रहे थे कि हम इंडियन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इवैक्यूएट नहीं होंगे, हम मर जाए, हम क्या करें इतना। अच्छा, हम लोगों ने, हाँ जी बोलिए। इतना वहाँ पे बच्चे परेशान थे, मतलब इंडियन ना होने, लाइक
कुछ तो पाकिस्तानी इंडियन बन के इंडियन फ्लैग लेके आ गए जी हंगरी हाँ, तक। मैं यही पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखे, स्टेटमेंट देखे कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी थे जो कि इंडियन फ्लैग लेके आ रहे थे, नेशनल एंथम गा रहे थे ताकि उनको भी इवैक्यूएट कर लिया जाए वहां से। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है, आपने तो आंखों से देखा ऐसा होगा। हो रहा है, कुछ पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम इंडियन नहीं है, काश हम इंडिया में पैदा होते, काश हम इंडियन होते। उन्हें ये हो रहा है कि काश हम इंडियन होते बस, तो हम आज इवैक्यूएट हो जाते। इंडियन फ्लैग लेके आ रहे हैं लोग पाकिस्तानी एंड दूसरी नेशनैलिटी के लिए, इवन नॉट ओनली पाकिस्तान, और भी नेशनैलिटी के लोग। तो जैसे मान लेते हैं कि अभी नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, तो यूक्रेन के अंदर क्या बातचीत चल रही होगी कि जैसे कि जो नरेंद्र मोदी है उनके आने से फायदा है स्टूडेंट्स को, या फिर कोई और लीडर होते तो ज्यादा अच्छा होता। ये मैं सीरियसली थैंक बोलना चाहूंगी नरेंद्र मोदी जी को कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय। अगर वो नहीं होते तो आई डोंट थिंक सो हम में से कोई इवैक्यूएट भी हो पाता। बाकी कोई होता तो पता नहीं क्या सिचुएशन होती। और जैसे कि हम सबको पता है कि बाकी प्राइम मिनिस्टर कैसे कैसे काम करें, इन्होंने इतनी जल्दी इवैक्यूएट किया, इतनी जल्दी की 22 को लड़ाई हुई है। हमें 25 को बोले कि इवैक्यूएट हो रहा है, कि 3 दिन के अंदर इवैक्यूएशन की प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। मैं 24 आवर्स के अंदर मैं घर पर आ गई थी अपने। मैं विद इन 24 आवर्स अपना हॉस्टल छोड़ा, उसके 24 आवर्स के अंदर मैं अपने घर पे थी। इतनी ज्यादा मोदी गवर्नमेंट ने हेल्प करी है। ये सब मोदी जी थे इसलिए था, अदरवाइज और कोई गवर्नमेंट होती आई डोंट थिंक सो हम लोग आ भी पाते। हम भी वैसे ही पढ़े होते जैसे दूसरी नेशनैलिटी के लोग पढ़े हैं। या तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे जब वोटिंग वगैरह हो रही थी यूनाइटेड नेशंस के बीच में, तो उस टाइम पे यूनाइटेड नेशंस वाले प्रेशर बना रहे थे इंडिया के ऊपर, यूएसए प्रेशर बना रहा था कि आप रशिया के अगेंस्ट वोट करो। बट वहां पे इंडिया रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं कर रहा था, वो अपने वोट को बार बार एब्सेंट कर दे रहा था। तो इसका इम्पैक्ट कुछ क्या आपको रियल लाइफ में, मतलब डेली लाइफ में देखने को मिल रहा था जब आप लोग जो इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में थे, उनको क्या कोई इम्पैक्ट पड़ रहा था इस चीज से? और आप इस स्टेप के बारे में क्या सोचते हो ये भी बताइएगा। इस चीज से वहां हमें कोई इम्पैक्ट नहीं मिला फॉर्चुनेटली। बाकी अगर किसी को पड़ा हो तो ये मेरे को पता नहीं है, बट मेरे को कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा इस चीज से। और ये सबको पता है कि इंडिया रशिया के अगेंस्ट वोट कैसे डाल दे। इंडिया की ऑलमोस्ट सारे 80% जो वेपन्स है वो रशिया से आते हैं। रशिया ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है और यूक्रेन ने कभी नहीं करा, ये सबको पता है। तो कैसे इंडिया यूक्रेन के अगेंस्ट वोट कर दे। और ये भी तो देखिए कि अगर इंडिया अगर ये भी तो देखिए, अगर जैसे अभी अगर इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट वोट कर दिया होता तो क्या आप लोग इवैक्यूएट हो पाते? मुझे नहीं लगता है। आप लोगों को कोई पैसेज वगैरह बना के दिया जाता, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि रशिया एक पैसेज बना के दे रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स है आप डायरेक्ट उनको रशिया ले आओ और फिर रशिया से इंडिया भेज दो। तो इससे सेफ कुछ नहीं हो सकता है, जहां तक मैं सोचता हूँ। आप क्या सोचते हो? जी मैं भी यही सोचती हूँ कि इससे सेफ तो कुछ हो ही नहीं सकता। रशिया इतनी हेल्प कर रहा है कि वो से अगर वो इंडिया की तरफ से उन्हें मिल जाएगी, सब बच्चे निकल गए, तो आई थिंक कि रशिया पूरा यूक्रेन उड़ा सकता है। या तो मतलब हाँ, स्टूडेंट वहाँ पे सिर्फ मोदी जी की वजह से रुका हुआ है वो, ताकि हम सब इवैक्यूएट जाए। हाल होता है यूक्रेन का। जैसे डीप डाउन अगर देखा जाए तो रशिया के मन में यही चल रहा है कि जितने जल्दी इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर निकाल लो, उसके बाद नक्शे से मिटा दो यूक्रेन को। जी जी जी। जैसे बाकी के जो कंट्रीज हैं उनसे रशिया कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो कुछ बोल भी नहीं सकते रशिया को। अभी जैसे हालात है, कोई कुछ बोलने को तक तैयार नहीं है, उनकी अभी ये भी औकात नहीं है। और वहीं पे जो इंडियन गवर्नमेंट है, तो रशिया जो यूक्रेन के गवर्नमेंट है वो बोल रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, रशिया को बोलना चाहिए। तो अभी उनको ये सब याद आ रहा है कि जैसे मुगल्स ने राजपूतों को काटा था, उस तरीके से यूक्रेनियंस को रशिया वाले काट रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर कर आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस, थोड़ा पॉलिटिकल है, बट आप ट्राई करना कि जो भी आपके मन में आप आंसर करो। जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर की रूप में निकल के आ रहे हैं और वो हैं भी वर्ल्ड लीडर, हैं भी। रशिया से इकलौते वही हैं जो बात कर सकते हैं, जिनकी रशिया थोड़ा बहुत सुन रहा है। अदरवाइज अगर इंडियंस नहीं होते वहां पे, इंडियन स्टूडेंट्स नहीं होते, तो आई थिंक अब तक तो ज्यादा अटैक हो चुका होता वहां पे, और भी ज्यादा, और भी भयानक अटैक, और भी मिसाइल्स, और भी बम्बार्डिंग हो चुकी थी कीव और खार्किव में। कीव और खार्किव में बहुत ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इसलिए शायद से रुके हुए हैं रशिया की फोर्सेस। अदरवाइज तो पता नहीं यूक्रेन का क्या हाल होता। आपने अपना इतना ज्यादा कीमती समय हमें दिया और अपने एक्सपीरियंसेस को आपने शेयर किया।
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है कि आप अपने पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू करोगे, फ्यूचर में अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करोगे और हमारे इंडिया का भी नाम रोशन करोगे। धन्यवाद, नमस्कार।